हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, क्योंकि आप लोग का जो एग्ज़ाम डेट है वो आ चुका है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं का विज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी विज्ञान में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो आप लोग को पूछा जा सकता है, किस तरह मॉडल पेपर के रूप में यहाँ पर आप लोग के जैक बोर्ड की वेबसाइट पर जो दिया गया था, उस मॉडल पेपर को हम लोग देखेंगे। इससे आप लोग को पता लग जाएगा कि आप लोग का एग्ज़ाम में किस तरह का सवाल आएगा और किस तरह का क्वेश्चन का जो ढांचा रहेगा, वो पता चल जाएगा। मॉडल पेपर का मतलब ही होता है कि एग्ज़ाम किस तरह का होगा, उसका जो पहले ही उसका जो रूप है वो दिया जाता है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं वही मॉडल पेपर के बारे में, जैकबोर्ड का, जो जैकबोर्ड ने अपने वेबसाइट पर दिया है। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे और इस पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी यहाँ पर दिया है उसको हम अच्छे से आप लोग को समझाने का प्रयास करेंगे। आप लोग इसको एक बार देखेंगे तो सबको अच्छे से समझ में आ जाएगा और पता चल जाएगा कि इस तरह का सवाल जब आएगा तो एग्ज़ाम में आप लोग आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि एग्ज़ाम एक ही बार होता है, आप लोग अपना बेस्ट देंगे तो आप लोग का अच्छा मार्क्स आएगा और आप लोग को भी अपना रिज़ल्ट देखकर खुशी होगी। क्योंकि अभी जो मेहनत कर रहे हैं उसका फल ही बाद में मिलता है, तो आप लोग अभी अपनी पढ़ाई को अच्छे से करेंगे। तो चलिए, तो हम लोग बात करते हैं हम लोग मॉडल पेपर के बारे में, और कौन सा विषय है? तो विषय की बात करें तो ये विज्ञान विषय है। तो आप लोग देख देख पा रहे हैं, आप लोग का पूरा सिलेबस तो आप लोग को पता ही होगा। फिर भी थोड़ा-सा हम बता दे रहे हैं मॉडल पेपर में के ज़रिए किस तरह जो है पैटर्न आप लोग को पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए, कक्षा 10वीं का है, विज्ञान का विषय है। ये जो हम लोग कर रहे हैं ये कौन-सा विषय है? विज्ञान है। और ये फुल मार्क्स जो दिए रहेंगे 80 नंबर का। पूरा 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, लेकिन जो जो लिख एग्ज़ाम जो होता है वो 80 मार्क्स का ही होता है और स्कूल से 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल मिलता है। आप लोग प्रैक्टिकल कॉपी जमा किए होंगे स्कूल में। और पूरा का पूरा जो समय रहेगा वो कितना रहेगा? 3 घंटा। तो इतना आप लोग को पता चल गया। अब यहाँ पर थोड़ा-सा देखेंगे कि आप लोग का जो है क्वेश्चन नंबर कितना रहेगा टोटल क्वेश्चन? तो उत्तर पुस्तिका में 33 मुद्रित पृष्ठ हैं। चलिए अगला अगला पॉइंट देखते हैं। कुल प्रश्नों की संख्या यहाँ पर लिखा हुआ है 52 है। 52 प्रश्नों में से कुछ ऑब्जेक्टिव होंगे, कुछ शॉर्ट्स आंसर होंगे यानी छोटा-सा आंसर लिखना होगा, और कुछ बड़े-बड़े आंसर लिखने होंगे यानी शॉर्ट्स क्वेश्चन आंसर, और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी आप लोग को इसमें देखने मिलेगा। तो टोटल कितने क्वेश्चन होंगे? 52 क्वेश्चन होंगे, यहाँ आप लोग को बताया गया है। और किस तरह 52 क्वेश्चन का ढांचा किस तरह रहेगा वो हम लोग एक बार पूरा का पूरा देखेंगे। तो चलिए, आप लोग के जो एग्ज़ाम है उसमें ऑब्जेक्टिव कितने सवाल पूछे जा सकते हैं, यानी एमसीक्यू सवाल, जिसमें आप लोग को कुछ नहीं करना पड़ेगा। आप लोग को बस सवाल पढ़ना है और 4 ठो ऑप्शन में से जो सही रहेगा उसको टिक करना है, और जो ओएमआर शीट मिलेगा उस पर गोल करना है। इतना तो आप लोग प्रैक्टिस करेंगे ही। प्रैक्टिस करके जाएँगे तो एग्ज़ाम हॉल में आप लोग को कोई भी डर नहीं लगेगा और आप लोग आसानी से जो भी आप लोग पढ़े हैं वो उसका जवाब दे पाएँगे। तो यहाँ पर आप लोग को बताया गया है कि खंड ए में टोटल 30 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, यानी खंड करके बांटा गया है, खंड ए, खंड बी और खंड सी और खंड डी। यहाँ लिखा भी गया है, पेपर को जो है 4 खंड में बांटा गया है, ए खंड, बी, सी, डी। ये 4 खंड में, और टोटल प्रश्नों की संख्या कितना है? 52 है। और उसमें से खंड ए में 30 बहुविकल्पीय प्रश्न है, यानी क्वेश्चन 1 से लेकर 30 तक, क्वेश्चन 1 से लेकर 30 तक आप लोग का एमसीक्यू सवाल है। एमसीक्यू सवाल का आप लोग समझ पा रहे होंगे, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। तो चलिए, उन्हीं सब सवालों को हम लोग करेंगे। और आगे जो है उस 30 के अलावा आगे फिर लिखा हुआ है कि 31 नंबर से 38 नंबर तक लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी छोटा-सा आंसर लिखना होगा, कुछ शब्दों में लिखना होगा, कुछ लाइनों में लिखना होगा। 31 नंबर से 38 नंबर, इसके बाद 39 नंबर से 46 नंबर थोड़ा-सा उससे बड़ा आंसर लिखना होगा, लघु उत्तरीय प्रश्न। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 से 52 तक ये दीर्घ उत्तरीय है, यानी इसमें आप लोग को बहुत लंबा-लंबा लिखना होगा, कम से कम 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, इतना कम से कम लिखना होगा।
चलिए, तो हम लोग इस वीडियो में बात कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव सवाल का। बाकी आप लोग अगर चाहेंगे कि सब्जेक्टिव सवाल भी यानी लिखने वाला सवाल भी शॉर्ट शॉर्ट और क्वेश्चन आंसर या लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के बारे में अगर आप लोग कमेंट करके हमको अ, बताएँगे तो हम उसको भी हम आप लोग को प्रोवाइड कर देंगे। यानी आप लोग को वो सब क्वेश्चन आंसर भी आप लोग को बता देंगे। तो फिलहाल आज हम लोग जो कर रहे हैं वो एमसीक्यू सवाल है और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक जो एमसीक्यू सवाल है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पहला सवाल हम लोग के पास दिया गया है, देखिए, दांत का इनेमल किससे बना होता है? ये जो हम लोग का दांत है जो सफेद सफेद दिखाई देता है, तो वो किस चीज से बना होता है? तो बताएंगे इन चारों में से कौन सा सही आंसर होगा। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारा जो दांत है वो जो उसका एनिमल से बना होते हैं वो किस चीज़ से बने होते हैं? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्सीपाइटेड, कैल्शियम हाइड्रोक्सीपाइटाइट, ये जो है एक इस चीज़ों से हमारा दांत बना होता है और ये सबसे कठोर इसीलिए हमारा दांत होता है कि हम लोग पत्थर को भी चबा देते हैं, कभी कभी तार को भी काट देते हैं, तो इतना स्ट्रॉन्ग हमारा दांत इसी के कारण है। तो चलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करने का प्रयास करेंगे क्योंकि बहुत सारे सवाल हम लोग को करना है। अगला है, 1 बिलियन कुचले हुए अंडों के छिलके के साथ अभिक्रिया करके 1 बिलियन कुचले हुए अंडों के छिलके के साथ अभिक्रिया करके एक गैस बनाता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इस विलयन में शामिल है। बताएंगे इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, HCl। चलिए, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हम लोग के पास आ चुका है। थोड़ा इसको बढ़ा करके दिखा देते हैं आप लोग को। चलिए, तो इतना ही ठीक है। एक तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है। यह यौगिक जल में घुलनशील है। यह तत्व कौन सा है? तो बताएंगे कौन सा आंसर सही होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम। चलिए अगला सवाल करेंगे। तो चलिए अगला सवाल आ गया, मानव पुरुषों में यौवन की आयु क्या है? यानी मानव पुरुष में यौवन यानी यंग अवस्था की आयु कहाँ से कहाँ तक है? तो चलिए बताएंगे इसका आंसर। तो ये यौवन आयु जो है वो शुरू होती है 12 से 14, 12 से 14। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अगला सवाल अब, जब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को कॉपर सल्फेट के नीले घोल से गुजारा जाता है तो अवक्षेप का रंग क्या होता है? तो बताएंगे 5 नंबर सवाल का सही आंसर कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर होगा काला। इसका रंग क्या हो जाएगा? काला होता है। चलिए अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में। चलिए क्वेश्चन यहाँ और ऑप्शन यहाँ है, इसको छोटा करके आप लोगों को दिखाना पड़ेगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन भौतिक परिवर्तन नहीं है? भौतिक परिवर्तन नहीं है, भौतिक परिवर्तन नहीं है इसका अर्थ है रासायनिक परिवर्तन होगा। तो बताएंगे इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका सही आंसर होगा चूने की कार्मेलाइजेशन। चलिए, भौतिक परिवर्तन नहीं है अर्थात रासायनिक परिवर्तन है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, फूल में मादा प्रजनन भाग होता है। तो फूल में मादा प्रजनन भाग कौन सा होता है? तो वो है वर्ग वर्तिकग्र या अंडाशय या वर्तिका। ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, मानव नेत्र मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके कारण होते हैं? तो बताएंगे किसके कारण होते हैं। इसका भी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिलियरी पेशियां, सिलियरी पेशियां। चलिए अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल हम लोग के पास आ गया है। अगला सवाल, इसका ऑप्शन दूर दूर है, कोई बात नहीं। चलिए अब आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, आकाश का रंग नीला किसके कारण होता है? ये बहुत अच्छा सवाल है और इस तरह का सवाल ही आप लोग को एग्जाम में पूछा जाता है और ऐसे ही सवाल आप लोग को देखने को मिलेगा। इसका आंसर बहुत ही आसान है। तो बताएंगे
आकाश का रंग नीला क्यों होता है, इसका किसके कारण होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश के परिकिरण के कारण। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ जो लिखा हुआ है ये बिल्कुल सही आंसर होगा, प्रकाश के परिकिरण के कारण। चलिए अगला सवाल देखेंगे। लेंस की शक्ति -4 डायोप्टर, डी से वो डायोप्टर होता है, लेंस की क्षमता को नापते हैं हम लोग। तो लेंस की प्रकृति क्या होगी? तो आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पर कौन सा आंसर सही होगा? सॉल्व नहीं करना है, यहाँ पर लेंस की प्रवृत्ति बताना है। तो इसका सही आंसर होगा अवतल। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, मटर में एक शुद्ध एवं लंबे पौधे टीटी को एक शुद्ध छोटे पौधे छोटा टीटी के साथ संस- संस्कृत संकरित किया जाता है, तो F2 पीढ़ी में शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध छोटे पौधे का अनुपात क्या होगा? तो बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा 1:1। अगला सवाल देखेंगे। एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने 20 मीटर की दूरी पर खड़ी है, जिसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वस्तु का आवर्धन क्या है? तो वस्तु का आवर्धन क्या है? तो इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, -5.0 यानी -5 इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। खाद्य जाल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो बताएंगे इनमें से कौन सा ऑप्शन सत्य है। तो ये ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा कम हो जाती है, या ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा विभिन्न स्तरों से होकर उत्तरोत्तर गति करती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ जो सी लिखा है, ए और बी दोनों। चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, यदि किसी विशेष छोर से देखने पर परिनालिका में धारा की दिशा वामावर्त है, तो परिनालिका का यह सिरा क्या होगा? तो बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा उत्तरी ध्रुव। चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक सर्किट में विद्युत शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 12/8। अगला सवाल है, चलिए अगला सवाल, जलीय द्रव और लेंस के बीच काला उद्घाटन का क्या क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी नहीं द लिखा है, कोई बात नहीं, ऑप्शन नंबर डी यहाँ होगा सही। चलिए अगला सवाल हम लोग देखेंगे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वसा और तेल युक्त खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक संग्रहित करने के लिए उपयोग की जाती है? तो इसका सही आंसर होगा, आप लोग देखेंगे चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा सी, नाइट्रोजन। आप लोग को पता होगा कोई भी पैकेट होता है, चिप्स का पैकेट, कुरकुरे जो हम लोग कहते हैं, उसके अंदर भी बहुत सारी गैस भरी होती है, तो वो कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन गैस ही होती है, जिसके कारण अंदर का जो खाने वाला सामान है वो खराब नहीं होता है, खराब नहीं होने देता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, एक विद्युत एक विद्युत जनरेटर परिवर्तित करती है, तो विद्युत जनरेटर क्या करती है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है, अंदर में मशीन घूमता है और उससे बिजली बनती है, यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर होगा डी, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। चलिए अगला सवाल है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, सामान्य दृष्टि वाले एक युवा वयस्क के लिए स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी क्या होगी? यानी कोई भी चीज को अगर स्पष्ट रूप से देखना है तो कम से कम उसका दूरी कितना होना चाहिए? अगर उससे कम हो गया तो वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये तो बहुत ही आसान सवाल है,
कोई भी चीज़ को देखने के लिए सबसे जो निकटतम दूरी है वो है 25 सेंटीमीटर। अगर इससे सामने कोई भी चीज़ रहेगी तो वो दिखाई नहीं देगा, क्योंकि उसका जो प्रतिबिंब है वो आँख पर नहीं बनेगा। इसीलिए 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा होना चाहिए, और अनंत तक तो अनंत तक चीज़ें दिखाई देती है, तारा भी दिखाई देते हैं, तो उससे भी हम लोग बहुत दूर तक देख पाएँगे। पर न्यूनतम स्पष्ट रूप से कोई भी चीज़ को देखने के लिए स्पष्ट रूप से कहा गया है, तो ये 25 सेंटीमीटर इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। मानव आँख किसी वस्तु का प्रतिबिंब अपने बनाती है, यानी मानव आँख, हम लोग का आँख में कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रेटिना। याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। मानव आँख में ये जो प्रतिबिंब हम लोग कोई भी चीज़ को देखते हैं, उसका प्रतिबिंब हमारे आँख के पीछे जो बनता है वो कहाँ पर बनता है, तो वो रेटिना पर ही बनता है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक का उदाहरण है, इनमें से कौन सा उत्पादक का उदाहरण है, तो घास इसका सही आंसर होगा, घास। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, पौधे में परिपक्व पत्तियों और फलों का गिरना किसके कारण होता है, पका हुआ फल, पका हुआ पत्ता, या जो पीला पत्ता है वो गिर जाता है, इसका कारण क्या है, किसके कारण गिर जाते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एब्सिक एस्बिसिक अम्ल। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, याद रखना, बट आप लोग ऑप्शन देखेंगे तो आप लोग टिक कर लेंगे। एब्सिसिक अम्ल इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, शरीर का वह भाग जो तंत्रिका तंत्र से भेजे गए निर्देश पर प्रतिक्रिया करता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, प्रभावक। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कौन सा इनमें से कौन सा रेफ्रिजरेटर ओजोन परत के क्षय के लिए जिम्मेदार है, इनमें से कौन सा है जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है, वो जिम्मेदार है ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने के लिए, तो कौन सा गैस, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये जो फ्रिज हम लोग इस्तेमाल करते हैं, एसी इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें से जो गैस निकलती है CFC गैस, इसी से ओजोन परत क्षय होती है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, थोड़ा जूम करके दिखाते हैं ये सवाल। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा जल के साथ अधिक अभिक्रियाशील है, इनमें से कौन सा जल के साथ अधिक अभिक्रियाशील है, तो इसका सही आंसर होगा सोडियम। सोडियम को इसीलिए केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है, ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। यौगिक यौगिक CH3, CH2 और CHO का नाम क्या है, तो बताएंगे इन तीनों का, यहाँ जो CH3, CH2 और CH, इसका नाम क्या है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोपेनल प्रोपेनल। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, अभिक्रिया यहाँ जो दिखाया गया है, ये जो रिएक्शन दिखाए गए हैं, अभिक्रिया C6H12O6 इक्वेशन जो प्लस 602, ये जो इस तरह का जो ये जो अभिक्रिया है, ऊर्जा प्लस ऊर्जा की पहचान कीजिए, यानी यहाँ से जो अभिक्रिया बनेगा, ये बनेगा, इसके साथ ये बनेगा, प्लस में यहाँ ऊर्जा, कौन सा ऊर्जा बनेगा, तो बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा, उष्मा छेपी, उष्मा छेपी। चलिए अगला सवाल है, अगला सवाल के हम लोग देखेंगे, और ये हम लोग लास्ट सवाल की ओर पहुंच गए हैं। एक न्यूरॉन के भीतर सूचना कैसे प्रवाहित होती है, हम लोग के दिमाग के अंदर क्या होते हैं, न्यूरॉन्स होती है, तो उसके अंदर हम लोग इंफॉर्मेशन, विचार वगैरह जो है वो भीतर सूचना कैसे प्रवाहित होती है, वहाँ कैसे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स तक जाती है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डेंड्राइट से कोशिका शरीर में, इसका अंशतूत में, इसका तंत्रिका तंत्र में, इस तरह हमारा जो है वो सूचना प्रवाहित होती है, पहले डेंड्राइट पर, इसका कोशिका शरीर पर, इसका अक्ष तंतु पर, इसका तंत्रिका अंत पर, तो इस तरह हम लोग
28 नंबर सवाल तक कर चुके हैं। अब अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है 3 आर यानी 3 आर, इस तरह 3 आर का मतलब होता है 1 आर, 2 आर, 3 आर। चलिए, तो 3 आर में हमें दीर्घकालीन उपयोग के लिए प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में मदद करेंगे वे हैं। तो 3 आर का मतलब रीयूज, रिसाइकल, रिप्रोडक्शन, ये इसका फुल फॉर्म होते हैं। हिंदी में इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर कौन ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी। चलिए, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या होगा? रीयूज, या कम करना, पुनर्चक्रण करना, पुनः उपयोग करना। चलिए, तो अगला सवाल हम लोग अंतिम सवाल देखेंगे। तो ये रहा अंतिम सवाल ऑब्जेक्टिव सवाल का, और इससे आगे जितने भी सवाल हैं वो सब्जेक्टिव हैं, लिखना पड़ेगा। तो वो वाला हम लोग अगला वीडियो में बात करेंगे। चलिए, तो लास्ट सवाल हम देखेंगे। रंध्र छिद्र का खुलना और बंद होना किस पर निर्भर करता है? तो आप लोग को पता होगा रंध्र कहाँ पर होते हैं। पत्ते में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसी को तो रंध्र बोलते हैं। तो रंध्र का ये जो छिद्र का ये जो खुलना है वो और उसका बंद होना किस पर निर्भर करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोशिका द्वारा कोशिकाओं में जल। द्वार कोशिकाओं में जल इस पर निर्भर करता है। चलिए, तो आप आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 तक देखें। इससे आगे अगर आप लोग कमेंट में बोलेंगे तो हम इससे आगे भी बता देंगे क्वेश्चन आंसर किस टाइप का है। आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। और अगर आप लोग चाहेंगे इससे आगे तो हम अगला वीडियो में वो सब समझा देंगे। चलिए, तो ये था आज का हम लोग का 10वीं कक्षा का विज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर इस तरह कहीं आप लोग सभी मॉडल सेट का क्वेश्चन पेपर का अगला सब्जेक्ट का भी, जैसे विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित, हिंदी, इस तरह का आप लोग अगर कमेंट करते हैं तो हम ज़रूर बनाएंगे। आप लोग का कमेंट ही मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करेगा कि हम अगला वीडियो बनाएं। और वीडियो अच्छा लगी तो आप लोग कमेंट ज़रूर करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देंगे, और सबसे ज़रूरी बात, लाइक ज़रूर कर देंगे अगर वीडियो पसंद आया तो। अगर कुछ भी बात आप लोग के मन में डाउट है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। चलिए, सभी को जोहार, धन्यवाद।